हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में मॉडल पेपर से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, संख्याकी यानी स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में होगा। ए और बी दोनों, एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में संख्याकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक का सही उत्तर सी, ए और बी दोनों, एक का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, संख्याकी यानी स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। 2 का सही उत्तर डी, 2 का डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। आगे देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। 3, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों के क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? सारणीयन यानी टेबुलेशन, सारणीयन। देखिए टेबल में, सारणी में आंकड़ों को कॉलमों एवं पंक्तियों के रूप में क्रमबद्ध यानी वर्गीकरण किया जाता है, जिसे सारणीयन कहते हैं। 3 का सही उत्तर ए। आगे देखिए सवाल नंबर 4, यदि बहुलक बराबर 18 और माध्यिका बराबर 21 हो तो माध्य का मान क्या होगा? सवाल नंबर 4 में दिया है बहुलक यानी मॉड 18 और माध्यिका यानी मीडियन 21, तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन निकालना है। तीनों में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक और माध्यिका का वैल्यू पुट कर देंगे, माध्य का मान निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 45/2 यानी 22.5, 22.5, ठीक है, 22.5। 4 का ए होगा, 4 का सही उत्तर ए। आगे देखिए सवाल नंबर 5, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। सहसंबंध गुणांक का परिमाण होता है -1 से +1 के बीच, -1 और +1 के बीच, क्योंकि 2 प्रकार का सहसंबंध होता है, एक माइनस और एक प्लस। इसीलिए सहसंबंध गुणांक का परिमाण सदैव -1 से +1 के बीच में होता है। 5 का सी, 5 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 6, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। बहुलक किसे कहते हैं? जिसका आवृत्ति अधिकतम होती है, जो अधिक बार आता है, जिसका बारंबारता अधिक होता है, आवृत्ति अधिक होगा। 6 का सी, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। 6 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 7, 7 नंबर को पढ़िए। 7, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है द्वितीयक आंकड़ा, ठीक है, सेकेंडरी डाटा द्वितीयक आंकड़ा। समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा सेकेंडरी डाटा होता है, द्वितीयक आंकड़ा होता है। 7 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 8, पदों के विचरण के माप को कहा जाता है अपकिरण। पदों के विचरण के माप को अपकिरण कहते हैं, अपकिरण। 8 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 9, 9 नंबर पढ़िए। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन है? एक अर्थशास्त्री है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री। 9 का ए। आगे देखिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, चतुर्थक विचलन का सूत्र है। चतुर्थक विचलन का सूत्र है ऑप्शन डी, Q3 - Q1/2, Q3 - Q1/2। 10 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 11, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? आधार वर्ष में सूचकांक यानी निर्देशांक का मूल्य यानी मान क्या होता है? 100 होता है, 100, 100। 11 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 12, यदि 40, 50, x 78, 58 का समांतर माध्य 56.2 है तो x का मान बताइए। देखिए समांतर माध्य x बार इक्वल टू होता है सिग्मा x/n, यानी सभी प्रेक्षणों का जोड़ बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। तो समांतर माध्य दिया है 56.2 और सिग्मा x सभी प्रेक्षणों का जोड़ हो जाएगा 40 + 50 + x + 78 + 58 बटा 5 गो आंकड़ा है,
तो 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x का मान आएगा 55, ठीक है। x का वैल्यू आएगा 55, 55, 12 का a। आगे देखिए सवाल नंबर 13 प्राथमिक आंकड़े होते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा, ठीक है। प्राइमरी डाटा प्राथमिक आंकड़े होते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़ा। 13 का बी, 13 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 14 निम्न में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है? समांतर माध्य का, ठीक है। समांतर माध्य का निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं कर सकते हैं। 14 का ए माध्य। आगे देखिए 15 किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? फिशर का सूत्र को, फिशर का सूत्र को निर्देशांक के लिए आदर्श सूत्र माना जाता है, फिशर का सूत्र को। 15 का बी। आगे देखिए 16 एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। एक अच्छे औसत के क्या गुण होते हैं? स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, सरलता, निरपेक्ष संख्या, इनमें सभी। 16 का डी होगा, इनमें से सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न चित्र में सहसंबंध का परिमाण क्या है? निम्न चित्र में, दिया गया चित्र में सहसंबंध का परिमाण क्या होगा? देखिए दिया गया चित्र में, ग्राफ में, रेखा चित्र में रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है, इसीलिए सहसंबंध रिलेशन का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। रेखा का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है, इसीलिए रिलेशन -1 होगा। 17 का सी, 17 का सी होगा। आगे देखिए 18 विस्तार गुणांक का सूत्र है। विस्तार गुणांक का सूत्र होता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य बटा अधिकतम मूल्य प्लस न्यूनतम मूल्य, यानी L माइनस एस बटा L प्लस एस। 18 का सी होगा, 18 का सी। आगे देखिए 19 परमाप विचलन का सूत्र है। परमाप विचलन का सूत्र होता है ऑप्शन डी, 19 का डी होगा रूट अंदर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटा एन, रूट अंदर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटा एन। 19 का डी। आगे देखिए 20 किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। 20 का सी। आगे देखिए 21 आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है प्रस्तुतिकरण। जब आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। 21 का सी, 21 का सी। आगे देखिए 22 निम्न आंकड़ों से विस्तार ज्ञात करें। निम्न आंकड़ों का विस्तार ज्ञात करें। देखिए विस्तार ज्ञात करने के लिए अधिकतम मूल्य में न्यूनतम मूल्य को माइनस किया जाता है, यानी रेंज इक्वल टू L माइनस एस। रेंज विस्तार बराबर लार्जेस्ट वैल्यू L माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू S। तो आंकड़ा में सबसे अधिकतम मूल्य है 81 और न्यूनतम मूल्य है 35। 81 माइनस 35 हो जाएगा 46, 46। 22 का सी। आगे देखिए 23 किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है 360 डिग्री। किसी वृत्त चार्ट यानी वृत्त चित्र पाए चार्ट के केंद्र पर कुल कोण 360 डिग्री होता है। 23 का ए। आगे देखिए 24 आयत चित्र क्या है? आयत चित्र एक द्विविमा आरेख है, द्विविमा चित्र है, ठीक है। आयत चित्र को क्षेत्रफल चित्र कहते हैं क्योंकि आयत चित्र में लंबाई और चौड़ाई दोनों को लिया जाता है, इसीलिए आयत चित्र को क्षेत्रफल चित्र या द्विविमा आरेख भी कहते हैं। 24 का बी। आगे देखिए 25 निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करें। निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आंकड़ों को एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, तो आंकड़ा यहाँ पर एक निश्चित क्रम में बढ़ता क्रम में ऑलरेडी पहले से दिया गया है। अब देखना है बीच वाला संख्या। माध्यिका मतलब मध्य का मूल्य, बीच का मूल्य, ठीक। बीच का मूल्य को माध्यिका कहते हैं। तो बीच में आएगा 5 नंबर वैल्यू, ठीक है। टोटल 9 गो संख्या है तो 5 नंबर में है 130, माध्यिका हो गया 130। 25 का सही उत्तर होगा डी, 130।
आगे देखिए सेकंड पार्ट यानी सेक्शन बी को। सेक्शन बी का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 हरित क्रांति में शामिल है। हरित क्रांति में क्या शामिल था? हाइब्रिड बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक, उपयुक्त सभी। 26 का सही उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी। हरित क्रांति में हाइब्रिड बीज शामिल था, कृषि यंत्रीकरण मतलब नए नए मैकेनिज्म, नए नए तकनीक से खेती किया जाता था, और केमिकल युक्त रासायनिक खाद यानी यूरिया डीएपी का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त सभी होगा, 26 का डी उपयुक्त सभी। आगे देखिए 27 फेमा FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ? भारत में फेमा 1 जून 2000 ईस्वी से लागू है। भारत में, इंडिया में फेमा 1 जून 2000 ईस्वी से लागू है। 27 का सी। आगे देखिए 28 किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है? सापेक्ष निर्धनता से। सापेक्ष निर्धनता का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति अपना आय रोजगार का तुलना दूसरा कोई व्यक्ति से करता है और अपने आप को कमजोर पाता है, अपने आप को गरीब पाता है, तो उसे सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। 28 का बी। आगे देखिए 29 भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1991 में। 29 का बी 1991 में। आगे देखिए 30 जैविक कृषि एक कौन सा खेती है? धारणीय खेती। जैविक कृषि एक धारणीय खेती है, यानी जैविक कृषि में मिट्टी का धारण क्षमता बहुत लंबे समय तक एक समान बना रहता है, क्योंकि जैविक कृषि में कोई केमिकल युक्त रासायनिक खाद एवं हाइब्रिड बीज का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें घरों के आसपास गड्ढों में प्राकृतिक रूप से बनाई जाने वाली खाद का प्रयोग होता है, जो जीव जंतुओं के अपशिष्टों से एवं घरों के कच्चे अपशिष्टों से, कच्चे पदार्थों से गड्ढों में बनाई जाती है, जिससे खेतों में मिट्टी का धारण क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। जैविक कृषि एक धारणीय खेती है। 30 का बी। आगे देखिए 31 स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? सामाजिक। स्वास्थ्य, शिक्षा ये सभी सामाजिक विकास होते हैं। ठीक है, 31 का बी। आगे देखिए 32 भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूरा नाम बताइए। एलपीजी का पूरा नाम होगा एल से लाइबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 32 का सी होगा। आगे देखिए 33 कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक। कृषि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। 33 का बी। आगे देखिए 34 स्वतंत्रता के पूर्व यानी आज़ादी के पहले इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात भारत से नहीं किया जाता था? इंजीनियरिंग वस्तु का यानी मशीनरी वस्तु का, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का। 34 का सी। आगे देखिए 35 भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई? 1948 में। 1948 में पहली औद्योगिक नीति घोषित हुई। फिर 1956 में दूसरी और 1991 में नया आर्थिक नीति घोषित हुई। 35 का होगा पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित हुई। 35 का डी फॉर डॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 36 मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है नैतिकता, अनुशासन, सच्चाई, शिक्षा। तो शिक्षा होगा। शिक्षा के अंदर में हर चीज आता है, नैतिकता, अनुशासन, सच्चाई सब शिक्षा के अंदर में आएगा। 36 का डी, शिक्षा सबसे अधिक जरूरी है। 36 का डी। आगे देखिए 37 देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है? 2/3 यानी लगभग 70%, 2/3। 37 का ए।
आगे देखिए 38 विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, वर्तमान में है भारत और 2 नंबर में है चीन। पहले चीन था, 2 नंबर में भारत था, लेकिन अब वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक सबसे अधिक आबादी वाला देश, जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। सेकंड में आ गया चीन, ठीक है, 38 का बी। आगे देखिए 39 AAY का फुल फॉर्म क्या है? AAY का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। 39 का सी। आगे देखिए 40 पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं अल्प विकसित देश में, यानी भारत पाकिस्तान जैसे अल्प विकसित विकासशील देशों में पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी जैसे समस्याएं पाए जाते हैं। 40 का बी। आगे देखिए 41 मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI मानदंडों का एक सूचक है, सामाजिक। क्या होगा? सामाजिक। 41 का बी। आगे देखिए 42 निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? बिहार। इनमें से सबसे अधिक निर्धन राज्य है बिहार, ठीक है। 42 का डी, बिहार। बिहार, छत्तीसगढ़ ये सभी गरीब राज्य हैं। आगे देखिए 43 नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। 43 का सी। आगे देखिए 44 उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव हैं। उदारीकरण यानी लाइबरलाइजेशन का प्रतिकूल इफेक्ट है। कृषि संकट, आय असमानता, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, इनमें सभी। 44 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 45 मनरेगा का संबंध है रोजगार से। मनरेगा का संबंध रोजगार से होता है। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, जो 2 फरवरी 2006 से लागू है, ठीक है। 45 का ए, रोजगार से मनरेगा का संबंध है। आगे देखिए 46 नाबार्ड कब स्थापित हुआ? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ है, यानी 46 का ए। आगे देखिए 47 श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है। श्रम बल यानी जितना श्रमिक कार्य कर सकता है, और कार्य बल जो वर्तमान में कार्य कर रहा है, दोनों का अंतर होगा बेरोजगार श्रम, बेरोजगार श्रमिक, ठीक है। श्रम बल मतलब जितना लोग काम कर सकता है, और कार्यबल मतलब वर्तमान में जितना लोग कार्य कर रहा है, तो दोनों का अंतर क्या होगा? बेरोजगारी श्रमिक जो बेरोजगार है। 47 का बी। आगे देखिए 48 इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है? सौर ऊर्जा, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, लेकिन सौर ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत है। 48 का सी। आगे देखिए 49 चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया है, ए नंबर। 49 का ए। आगे देखिए 50 अंतिम क्वेश्चन 50 पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 50 का ए।